तो सबसे पहले देखते हैं क्या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आता है गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। तो गुड्स में बेसिकली क्या है, हमें देखना है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हम कुछ गुड्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और कुछ गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं, और फाइनली हम उसका निकालते हैं नेट, यानी माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से पॉजिटिव में आंसर आ रहा है या नेगेटिव में। ठीक है, वैसे ही सर्विसेज का भी देखना है पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में। तो गुड्स जो है, यहाँ एक चीज़ याद रखना, एक टर्म है विजिबल। तो गुड्स को हम बोलेंगे विजिबल, और इसको छोड़ के जितना भी बचा ये सब इनविजिबल। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इस तरीके से दिया होता है कि इनविजिबल का क्या फिगर है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और विजिबल का क्या है। ठीक है, तो विजिबल मतलब गुड्स जिसे हम देख सकते हैं। नाउ इनविजिबल में आते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो सर्विसेज में क्या होगा, फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो है अपनी, उसमें क्या होगा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, नेट निकालना है हर चीज़ का। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है ये कैसे जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम में बेसिकली आती है ये चीज़ें, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब है अगर हमारी कोई सब्सिडरी है, किसी हमारे देश की कोई कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है किसी दूसरे देश में, और वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, वैसे ही इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने जो कैपिटल मार्केट पढ़ाया था उस पर पढ़ाया था शेयर्स और बॉन्ड्स, है ना। तो शेयर्स अगर आप किसी कंपनी के खरीदोगे तो क्या होगा, वो कंपनी अगर प्रॉफिट पे चल रही है तो शेयर्स के बदले तो आपके वहाँ पे शेयर होल्डर हो और आपको वहाँ पे डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और कंपनी आपको देना चाहे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है अगर आपने कहीं के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, जो लोन दे रखा है उसके बदले इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी ये होंगी इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट करने से ये इनकम जनरेट हुई है। तो ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमेशा याद रखना है। ये किस में आएगा, फैक्टर इनकम, सर्विसेज। अब नॉन फैक्टर इनकम में क्या आएगा, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सब सर्विसेज हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इन सब का नेट निकालना है। नेट मतलब वही जितना हमने बाहर से कमाई की और जितना हमारे पास पैसे आए, वो नेट निकालना है हर चीज़ का ना। ट्रांसफ़र पेमेंट होता है वन वे ट्रांसफ़र। वन वे मतलब पैसे आ गए तो आ गए, अब इसमें हमें वापस कुछ नहीं करना होता। जैसे गिफ्ट्स, बाहर से कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर आई, ठीक है, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स। तो क्या होगा, गिफ्ट्स का क्या मतलब, गिफ्ट्स आपको कोई अगर गिफ्ट देता है उसके बदले में आपको कुछ लौटाना नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वन वे ट्रांसफ़र। रेमिटेंस का मतलब जो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे देश के लोग बाहर जॉब करते हैं विदेश में, और वहाँ से वो पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। एंड इंडिया में इसका बहुत अमाउंट ज़्यादा रहता है। कोरोना वाला सिचुएशन के कारण काफ़ी इफेक्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी जो रेमिटेंस है उसके लिए हमारा देश जो है सबसे आगे रहता है। चाइना, इसका भी डेटा दिया रहता है। आप अगर कुछ करंट अफेयर वाला PDF रेफर कर रहे हो कि कौन सा देश सबसे आगे, तो हमारे देश में काफ़ी इनकम रेमिटेंस से भी आती है। ग्रांट्स का मतलब हेल्प होती है। लोन अगर आप कहीं पे दे रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ ग्रांट का मतलब मदद होती है, हेल्प। इसके बदले कोई आपको ब्याज या इंटरेस्ट नहीं चुकाना होता। जैसे कहीं अर्थक्वेक, सुनामी की प्रॉब्लम है किसी देश में और वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ हेल्प करी है, तो वो ग्रांट कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो वैल्यू निकलेगी उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको हम ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। एक्सपोर्ट को क्रेडिट आइटम इसलिए गिनते हैं कि जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें उसके बदले पैसे मिलते हैं, इसलिए वो क्रेडिट आइटम। इंपोर्ट करते हैं तो हमें डेबिट आइटम इसलिए क्योंकि हमारे पैसे, चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसके बदले पैसे जाएंगे, इसीलिए डेबिट। ठीक है, नाउ यहाँ पर वर्किंग, हाँ, ये जो मैं दिखा रही थी कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसमें क्या होगा, इसी तरीके से जब पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो उसको यहाँ पे माइनस में गिनेंगे और जिस देश में जाएंगे प्लस में गिनेंगे। सो नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट किसको बोलेंगे। अभी करंट अकाउंट मैंने पूरा आपको बताया, और ये भी बताया कि सबका हमको क्या निकालना होता है, नेट। ठीक है, जितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। नाउ फाइनल फिगर हम निकालते हैं कि नेगेटिव में आया या पॉजिटिव में आया। वैसे ज़्यादातर ये जो गुड्स है ना, अगर हम अलग से गुड्स को देखें यानी विजिबल, ठीक है, विजिबल आइटम, तो ये जो है नेगेटिव में आता है। वजह क्या है कि ये नेगेटिव में आता है, अलग से मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि हम इंपोर्ट जो करते हैं चीज़ों को, उसमें ये क्रूड ऑयल वगैरह हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। हम उतने सक्षम नहीं है क्रूड ऑयल के केस में, तो उस वजह से हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ जाता है और इस वजह से नेगेटिव में ही आता है। अगर अलग से सर्विसेज को देखोगे तो सर्विसेज में ये पॉजिटिव में आता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या है, जो फाइनल हमारा फिगर निकलता है करंट अकाउंट का, वैसे इंडिया के केस में ज़्यादातर ये नेगेटिव में। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट फिगर है वो इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है।
नाउ अगर ये बैलेंस्ड कब होगा, जितने पैसे आए और जितने गए अगर बराबर हैं तो बैलेंस, जो कि होता नहीं है, ठीक है। सरप्लस कब होगा कि रिसीट्स ज़्यादा है पेमेंट से, यानी कि जितने पैसे हमारे पास आए वो ज़्यादा हैं तो सरप्लस पॉजिटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आ गया तो उसको बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तब भी प्रॉब्लम होती है करंट अकाउंट डेफिसिट की, यानी जितने हमारा बिल ज़्यादा है चुकाना है हमें और पैसे उतने आए नहीं हैं। तो अगर करंट अकाउंट नेगेटिव में आ रहा है नेट निकालने के बाद ये सारी चीज़ों का, तो वो कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट में बुराई क्या है? अगर करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव आ रहा है तो क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? पहली चीज़ तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो वीक पड़ जाती है। बीओपी क्राइसिस हो सकता है। बीओपी क्राइसिस मैंने चैप्टर के लास्ट में बताया है यहाँ पर इस वीडियो में। क्रूड ऑयल इंपोर्ट तो कॉस्टली हो जाएंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी हमारे देश में, ठीक है। ये कुछ इसके इफेक्ट्स जान लो। लेकिन तो इसी वजह से अगर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि क्रूड ऑयल और गोल्ड का इंपोर्ट हम डिक्रीज़ करें। इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना के रख ली जाती है, जहाँ क्रूड ऑयल जो है उसको स्टोर करके रखें, ठीक है, ताकि हम थोड़े सक्षम हो पाएँ और हमें ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े। और एक्सपोर्ट्स जो करते हैं हम चीज़ों का, ट्रेड पॉलिसी इस तरीके की बनाई जाए कि चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा करें हम, ठीक है। इस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जीआई टैग वगैरह, ऐसी कुछ कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ले आती है, ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस करती है, ठीक है, ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सकें और इंपोर्ट घट सके। नाउ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में बेसिकली आता है इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, ठीक है। हमने जो कर्ज लिया है और जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो चीज़ें आती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें दो चीज़ें हैं, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ये जो एफडीआई है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। बोरोइंग में क्या आएगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कोई प्राइवेट कंपनी जो लोन ले रही है बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस में। और यहाँ गवर्नमेंट अगर कर रही है तो सॉवरेन बोरोइंग कहला सकती है। एक्सटर्नल असिस्टेंस, इसमें आएगा गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन, तो यहाँ आएगा लोन। देखो मैंने यहाँ करंट अकाउंट में ग्रांट बोला था, ग्रांट का मतलब क्या होता है? हेल्प होती है, ठीक है, वो लोन नहीं होता। लोन मतलब इस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो लोन वाला आइटम इधर आएगा, ठीक। नाउ एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है? अगर कोई कंपनी फॉरेन की यहाँ 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखती है तो उसको हम बोलते हैं कि एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई एमएनसी ने अगर यहाँ की किसी देश की कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर खरीदे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ ये मैनेजमेंट लेवल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनको इंटरेस्ट है कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने में, ठीक है। कुछ सेक्टर्स में ये अलाउड है, कुछ में प्रोहिबिटेड है। आप अगर बैंकर्स अड्डा का पीडीएफ फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए तो उसमें दिया होता है कि एफडीआई कौन से सेक्टर में कितना 49% अलाउ है, किसी में 50, किसी में प्रोहिबिटेड, वो सब डेटा उसमें मिल जाएगा। देन ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट, दो रूट होते हैं जहाँ पर अलाउड है वहाँ पर। तो ऑटोमेटिक रूट मतलब यहाँ गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और अप्रूवल रूट मतलब यहाँ गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है। एफपीआई इज़ बेसिकली कि अगर 10% तक शेयर्स कोई ख़रीदते हैं, कोई जैसे मॉर्गन स्टैनली वगैरह है, जो ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ क्या शेयर खरीदने बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये नहीं है कि वहाँ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना है, तो वो कहलाता है एफपीआई, ठीक है। इनको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ खरीदना बेचना है। तो इसीलिए ये जो मनी है इसकी फ़्लाइट को बोलते हैं हॉट मनी। अगर वो यहाँ के शेयर्स उनको लग रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे खरीद लिए, फिर यहाँ बेच बाच के वो कहीं और चले गए, ठीक है, तो इस तरीके से वो सिर्फ शेयर खरीदने बेचने में इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग में। पहले क्या होता था, सेबी के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि FII और QFI, ये दो चीज़ें होती थी, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अब इन दोनों को मर्ज करके सेबी ने बना दिया है एफपीआई, वो सिंगल हो गया है अब, ठीक है। और कौन सी कमेटी? कमेटी का नाम याद रखना, KM चंद्रशेखर कमेटी, और ईयर था 2013। तो हमने ये सब कुछ देख लिया, अब फाइनली हमको ये देखना है कि फाइनल जो फिगर आता है, जैसे कि हम निकाल रहे थे यहाँ पे सबका नेट और ये आया था नेगेटिव। इंडिया के केस में कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में आता है क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह सब प्रॉपर है, तो ये पॉजिटिव में आ जाता है। तो नेट निकलेगा बीओपी, वो क्या निकलेगा, ठीक है। फिर अब इन दोनों को करके देखो पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में। तो नेट जो बीओपी नेगेटिव में अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं बीओपी डेफिसिट है, ठीक है। और ये पॉजिटिव में आ गया तो सरप्लस है। तो डेफिसिट के केस में क्या होगा अगर बीओपी नेगेटिव आ जाता है तो, ठीक है। वैसे नेगेटिव इंडिया के, अगर यहाँ नेगेटिव आया तो क्या वजह हो सकती है? करंट अकाउंट में जैसे यहाँ पे नेगेटिव था और कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव है,
इन दोनों को प्लस करके ज़ीरो लाना पड़ता है। ज़ीरो मतलब बीओपी ज़ीरो आना चाहिए, है ना, बैलेंस करना है हमको। यहाँ के बिल्स जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के एक्सेस में से यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो फाइनली बीओपी नेगेटिव आएगा, तो उसको बोलेंगे बीओपी डेफिसिट। इस केस में आरबीआई अपने क्या करेगा, कैसे हेल्प करेगा, इट विल सेल डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई का जो वॉलेट है समझ लो, वो उसमें होते हैं उसके फॉरेक्स रिजर्व, उसमें डॉलर्स होते हैं, एसडीआर होता है, ठीक है, ये सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो ये गोल्ड होता है, तो उसमें से डॉलर आरबीआई सेल कर देगा और हेल्प करेगा बिल्स को पे करने के लिए, ठीक है, बीओपी को ज़ीरो लाने के लिए। तो मतलब कि जितने डॉलर कम पड़ रहे थे, यहाँ देखो, जितने डॉलर कम पड़ रहे थे, सपोज करो अभी एक एग्जांपल मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मुझे मेरा नेगेटिव में आ रहा है आंसर, मतलब कि मुझको यहाँ पर -9 है समझ लो, और यहाँ पर मेरा क्या है +10 है, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 1 +1, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से देखो कि अगर यहाँ पर मुझे किस तरीके से क्या चाहिए है, नेगेटिव 3 बिलियन डॉलर्स की कमी पड़ रही, तो वो आरबीआई पूरी कर देगा। कैसे? अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर निकाल के, और फिर बीओपी क्राइसिस से बचने के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डॉलर का अंतर आ रहा है, 3 मिलियन डॉलर तो चलो आरबीआई ने दे दिए, लेकिन आरबीआई की तिजोरी में खुद इतने पैसे नहीं है, उसके फॉरेक्स रिजर्व में नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा, हमारे इम्पोर्ट बिल हम कहाँ से चुकाएंगे, ठीक है। उसको चुकाने के लिए हम जाएंगे आईएमएफ के पास, गोल्ड प्लेज करेंगे और वहाँ से उधार लेंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बीओपी क्राइसिस, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ बीओपी बहुत ज़्यादा डेफिसिट पे चल रहा है, आरबीआई के पास भी पैसे नहीं है, हमें उधार लेना पड़ा, तो उसे बोलेंगे बीओपी क्राइसिस। तो ये बीओपी क्राइसिस कब हुआ था इंडिया में? ये हुआ था 1991 में, ठीक है। ये मैंने समझा दिया आपको। इस केस पे क्या होता है कि आरबीआई के पास अगर डॉलर नहीं होते तो हमारा इंडियन रुपी भी वीक पड़ जाता है, इंपोर्ट बिल और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और फिर आरबीआई के पास अगर नहीं है उतने पैसे तो फिर हमें आईएमएफ जाके गोल्ड प्लेज करके बोरो करने पड़ेंगे पैसे। आईएमएफ ने 1991 में ये कंडीशन आ गई थी, तो फिर कुछ इंडिया को क्या दिए, कुछ कंडीशन दिए, एलपीजी रिफॉर्म लाने के लिए कहा गया कि अपनी इकॉनमी को ओपन अप करो। तब से आया ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1991 में। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये तभी से आया था। तो अब एक दूसरा केस भी हो सकता है कि बीओपी पॉजिटिव आए। अगर बीओपी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब कि हम, तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई उल्टा करेगा। यहाँ पर आरबीआई ने सेल किया था, पॉजिटिव आने पे आरबीआई, मतलब जो एक्स्ट्रा डॉलर आ गए, बीओपी पॉजिटिव का क्या मतलब, सब कुछ डॉलर में हो रहा है ना काउंट, तो मतलब डॉलर्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो अब आरबीआई उसे बाय कर लेगा, मतलब कि उसके बदले फिर आरबीआई को रिलीज़ करने पड़ेंगे रुपी, है ना। बाय करने का क्या मतलब कि आपने डॉलर दिए, उसके बदले में क्या किए, रुपीज़ लिए। अब ये जो रुपी आएगा तो बहुत ज़्यादा, जब मनी सप्लाई हो जाता है मार्केट में तो क्या आता है, इन्फ्लेशन, है ना। अब इसे इन्फ्लेशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करेगा, इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए आरबीआई ये करेगा कि ये कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकाले अपने, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मार्केट पे लाए, जिससे कि लोग बॉन्ड्स खरीद लें और रुपये एब्जॉर्ब हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरलाइजेशन, ठीक है, एक टर्म है स्टरलाइजेशन। यानी कि आरबीआई ने महंगाई बढ़ना रोकने के लिए ऐसी वाली कंडीशन में क्या किया, इससे ये जो एक्स्ट्रा रुपी एब्जॉर्ब करने के लिए बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए, और उसके बदले में क्या कर लिया, ये मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं, गिल्टेड सिक्योरिटी वगैरह हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।